तो आज मैं आपको ऐसे ही हमारे एक अमेजिंग रचयिता से मिलाना चाहता हूं, जिनकी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट है। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी स्किल सेट बढ़ाने के लिए, उनका टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए, और तो और ये 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी देते हैं। अब हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी। स्वागत कीजिए बीटी अगाशे साहब का। आपका स्वागत है और आज के इस मेरे इंटरव्यू जितने में। भी इसमें उपस्थित साथी है उन सबको भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच अगाशे साहब। आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। हाउ यस डज सर। दैट फील? कैसा अनुभव है? सर बहुत अच्छा लगा। तो आज हम आपकी कहानी जानने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कहां से हैं, क्या करते थे, और ये डिजिटल मार्केटिंग तक कैसे पहुंचे। थोड़ा अपने बारे में बताइए बीटी आगाशे साहब। सर मेरा नाम बीटी आगाशे है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूं और मैं शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल ये विषय से मैं शुरू से काम करते आ रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ की जो स्टार्टिंग लाइफ मैंने देश सेवा से स्टार्ट की। आज जो बांग्लादेश है, पहले वो पूरी पाकिस्तान था और वो जब वार हुआ था उस वार में मैंने भाग लिया था और मैं उस टीम का एक सदस्य था जो पाकिस्तान की पूरी संचार व्यवस्था को ठप कर दिए थे। वाह। और इसलिए मैं अपने आप को पूरा उसमें गुप्त रखा, कभी डिस्क्लोज नहीं किया। अब भी मैं करीब 6 महीने पहले कुछ लोगों को डिस्क्लोज किया और अभी डिस्क्लोज रहा हूं, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई। आज आप के जमाने में देख रहे होंगे मोबाइल जैमर, ये वही उसी प्रकार की चीज थी, लेकिन ये बहुत अब पुरानी हो चुकी है। अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं, तो उस समय मुझे कोई भी उठवा सकता था, मरवा सकता था। ये देश में बहुत साइंटिस्ट अपने प्राण गंवा चुके हैं। जी। ये सब होते रहता है। तो मैं अपने आप को पूरा गोपनीय रखा और उसके बाद मेरा 5 साल का बॉन्ड था। फिर वहां से मैं अलग हो गया और फिर अपने काम में लग गया। मैंने गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में जॉब भी किया, लेकिन मेरा मन कहीं लगा नहीं। मैं एक अच्छे खासे संपन्न कृषक फैमिली से हूँ और मेरी सारी खेती किसानी वर्तमान गोंदिया जिले में पुराना भंडारा जिला था, महाराष्ट्र से। जी। अब मैं 68 में छत्तीसगढ़ में आ गया और इधर ही सेटल हो गया। फिर मैंने अपना 74 से मैंने अपना इंस्टीट्यूट चालू किया। मैं ट्रेनिंग भी देता था और रिपेयरिंग का काम भी करता था। मेरे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, उस जमाने में रिकॉर्ड प्लेयर रहते थे जिसको चाबी दे के घुमाते थे, जी। रिकॉर्ड प्लेयर थे। एलपी। वहां से एम्पलीफायर थे, वॉल वाले वैक्यूम ट्यूब के एम्पलीफायर थे, वो जी। बनाए। इसे बहुत काम किया मैं। साउंड सिस्टम में काफी काम किया उस जमाने के। फिर लगातार काम करते रहा, आगे नई नई चीजें आती गई और मैं काम करता गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय के भी मैंने रेडियो लोगों को रिपेयर करके दिया। मैंने 90 से किताबें लिखना शुरू किया और उन किताबों ने बहुत धूम मचाई। मेरा 150 से अधिक किताबें खुद की पब्लिश की, खुद ही मार्केटिंग किया, खुद ही डिजाइन करते था, खुद ही पब्लिश करते था। प्रिंट लेने से लेकर किताब को डिजाइन करना सब मैं खुद ही किया। मेरी वाह। पहली किताब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर जब मैंने निकाला था तो वो 60 रुपए की थी। 45 रुपए में दुकानदारों को देता था, लेकिन दुकानदार, मुझे मालूम नहीं था मार्केटिंग कैसी करना है, कुछ नहीं मालूम था। ऐसी किताब वो बिकने लगी और उस समय पूरे देश भर में टॉप की 5 IIT थी। उनके हाथ कैसे किताब लगी पता नहीं। उन्होंने बहुत प्रशंसा की। पहला संस्करण 5,000 मैंने प्रिंट किया था और काफी चला। बाद में मुझे पता चला रायपुर से नागपुर की 4.5 रुपए टिकट थी उस जमाने में, और लोगों ने उस किताब को हजार हजार रुपए में बेचा, दुकानदारों ने। ओ गॉड। इतना पैसा उन्होंने बनाया, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो 45 रुपए में दे देता था उनको, लेकिन उन्होंने हजार हजार रुपए भेजा, क्योंकि वो अनोखी किताब थी। वैसी किताब आज तक संसार में आई ही नहीं। वाह। मैं अपने जीवन में 2.5-3 घंटे से अधिक कभी सोया ही नहीं 24 घंटे में, और आज भी उसी हिसाब से मैं काम करते रहता हूँ।
उसके बाद मैंने जब मेरे सन 2000 तक मेरे मोबाइल फोन रिपेयरिंग पर 11 किताबें पब्लिश हो चुकी थी। मेरा पहला वॉल्यूम 300 रुपए का था मोबाइल फोन रिपेयरिंग पर, और उस किताब को 50% डिस्काउंट में दुकानदारों को देता था। मुंबई के कुछ दुकानदारों ने, कल्चर बुक डिपो था और एक रेडियो कॉर्नर के नाम से था, ये दो दुकानदारों ने उस किताब को 1-1 लाख रुपए में बेचे। इतना पैसा कमाया उन्होंने। 1 लाख रुपए में बेची किताब? हाँ जी, 300 रुपए की किताब थी, उनको 50% डिस्काउंट में देता था, डीलर कमीशन। और उसके बाद उन्होंने इतना पैसा कमाया, उसको कई टुकड़ों में बांट के एक एक किताब बेचे। एक प्रोग्रामर होता है, आपकी भी फैक्ट्री है जी, तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिक समझ रहे होंगे जी, तो उसमें ये प्रोग्रामर होता है, चिप्स का प्रोग्रामिंग की जाती है। जी। वो प्रोग्रामर मार्केट में जब खरीदेंगे तो वो उस जमाने में भी 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के थे। मैंने उस प्रोग्रामर को उसमें किताब में छापा था, मात्र 15 रुपए में बनाने का तरीका निकाला। अब उसी में पूरा मोबाइल की चिप निकाल के उसको रिपेयरिंग करते थे, तो उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। उसका जो सॉफ्टवेयर रहता है उसको फिर उसमें डाल के फिर से अपलोड करते थे, तो मोबाइल जिंदा हो जाता है। आज क्या करते हैं, सब डाटा केबल सिस्टम आ गए। बहुत सारे अलग अलग मोबाइल के लिए डाटा बनाना के तरीके थे, वो बनाना मैंने उसमें डाला। बहुत नई नई चीजें में डाला, इनोवेशन करते रहते थे, R&D करते ही रहते थे। जब टीवी का जमाना था, संसार भर में 3 प्रकार के टेलीविजन ट्रांसमिशन सिस्टम है। मेरे को तीनों का ज्ञान था, और संसार भर में जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी होंगे, सबके सर्किट मुझे कंठस्थ थे। मैं पूरा अंदर का एक एक चिप्स का अंदर क्या क्या लगे हैं, कौन से पिन पर क्या आएगा, कितना वोल्टेज आएगा, ये बता सकता था। और सारे वाह, में ब्लैक बोर्ड पूरा धड़ाधड़ डायग्राम बना देते था। मैंने कभी किताब लेके कभी अपने जीवन में पढ़ाया नहीं। तो इस प्रकार से मैं काम करते रहा। मैं 2005 तक ये इंस्टीट्यूट चलाते रहा। 1993 में मैंने ITI में कदम रखा। ये मेरे प्राइवेट कोर्सेज थे, अब पूरे एशिया से लोग मेरे पास सीखने आते थे और मैं सिखाते थे। फिर 93 से मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को डाला और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेकर उसमें काम शुरू किया। उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है और वो चलते रहा, लेकिन गवर्नमेंट के एफिलिएशन में झंझटें बहुत है। आज अगर कटु सत्य यह है कि जितना एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि स्कूल भी खोलेंगे तो शासन से मान्यता लेनी पड़ेगी, डेंटल कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, या ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सभी में एफिलिएशन लेना पड़ता है। और ये एक्चुअल में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का चारागाह बन के रह गया है मेरे देश में। क्योंकि जो फीस स्ट्रक्चर आती है उसे जो आगे बढ़ाना है वो बढ़ा नहीं पाते हैं, सारा ये लोग लूट ली जाते हैं। क्योंकि जो फीस आता है संस्थान को, वो तो हम रसीद देते हैं, 1 नंबर में काम करते हैं। मेरा कई बार इनकम टैक्स, मैं पूरा सब कुछ 1 नंबर में काम करता हूँ। तो कमिश्नर एक बार मेरे यहाँ पूरा चेक किए, वो सर पकड़ के बैठ गया, बोले मैं अपने जीवन में पहला आप दिख रहे हो कि इतने ईमानदारी से चलाते हो। मैंने आज तक कभी भी मेरे ITI से या मेरे परिवार के सदस्य ने एक चॉकलेट या पिपरमिंट भी उसमें से नहीं खाया। पूरा पैसा जो भी फीस आती है उसी में लगा के उसको बहुत एडवांस करता हूँ। आज मेरे ITI में मैंने इतनी फैसिलिटी डेवलप कर दी, आज पूरे हिंदुस्तान में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी के पास में नहीं। मेरे पास 2 रोबोट है पढ़ाने के लिए। टेक्निकल एजुकेशन में पहला है पूरे देश में, किसी IIT में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं नहीं है रोबोट पढ़ाने के लिए। और वो मेरे बदले में वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा मेरी उम्र काफी हो गई, अब मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आज वास्तविक में टेक्निकल एजुकेशन में सही प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले लोग है ही नहीं है इस देश में, बहुत शॉर्टेज है। मैं मोदी जी को भी कई पत्र लिख चुका हूँ। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को मैंने चैलेंज किया कि आपके कम से कम छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट ITI है, 250 गवर्नमेंट ITI के करीब, उसमें 6,000 से अधिक टीचिंग स्टाफ है। मैं परीक्षा लूंगा, आप 50 को पास करा लीजिए। ओपन चैलेंज किया। उन्होंने भी कहा कि जाओ इनके यहाँ सीखो, लेकिन कोई आता नहीं है, सबको मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, लाख रुपए से ऊपर चलते रहते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, 2013 से लागू किया कि CTI पास टीचिंग स्टाफ रखना। जैसे स्कूलों में BEd DEd चाहिए, बिल्कुल BEd के बिना टीचिंग स्टाफ रहते थे, यहाँ पर भी ITI में टीचिंग स्टाफ के लिए CTI, और CTI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो एक प्रकार का BEd है। ITI पास करे, पॉली पास करे या इंजीनियरिंग पास करे, तीनों को अगर ITI में पढ़ाने के लिए टीचिंग में जाना है तो ये करना पड़ेगा। तो उसमें से भी आज हालात इतने खराब है
किसी को प्रैक्टिकल नहीं आता। वहां भी मैंने चैलेंज किया कि आपके देश भर में अरबों खरबों रुपया खर्च कर लो ये सीटीआई पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनको आता नहीं कुछ भी प्रैक्टिकल, हमारे पास आता है प्रैक्टिकल रहता है, बहुत लिखा पढ़ी करते रहता हूँ। अब मैं परीक्षा लेता हूँ, आप 50 पास करा दो देश भर से, आता ही नहीं कुछ प्रैक्टिकल। आईटीआई टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। आईटीआई में 80% प्रैक्टिकल है और सिर्फ 20% ऑल सब्जेक्ट थ्योरी है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इसलिए मैंने एक प्रण ले लिया कि मैंने जीवन की शुरुआत तो देश सेवा से की थी, अब अंतिम चरण में मैं अपने पूरा जीवन लाइफ इस देश सेवा के लिए खर्च करना चाहता हूँ। मैंने 1 जनवरी 2023 से कसम खा लिया कि मैं इस मेरे महान भारत को वर्ल्ड का नंबर 1 स्किल हब बनाने के लिए देश भर में 15,000 से अधिक आईटीआई, उसमें लगातार मैं इनको ऊपर लाना चाहता हूँ और उनको हेल्प करूंगा निस्वार्थ भाव से। कोई किसी से भेदभाव नहीं किया, प्राइवेट आईटीआई की मेरा कॉम्पिटिटर है, ये गवर्नमेंट आईटीआई, कोई नहीं, सबको खुले दिल से मदद करके वास्तव में पूरे वर्ल्ड का स्किल अप बनाना चाहता हूँ और इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। इसी के आसपास मैंने अपना पूरा ये आपसे सीख कर डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप किया हूँ। इसी पर काम करूंगा जब तक जीवित रहूंगा। मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं, पैसा बहुत कमा लिया, क्या करूंगा पैसे का, क्योंकि उसको पैसे खाने वाला भी कोई नहीं। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी शासन को दे दी है, शासन को मैंने अपने विल में लिख दिया है, ये शासन को चली जाएगी। और मेरे मरने के बाद मेरा शरीर भी किसी मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए, ताकि वो मेरे शरीर से भी कुछ लड़के सीख के तो निकले और डॉक्टर अच्छे बने। तो इस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ और दिन रात काम करते रहता हूँ। अभी भी मैं 8 घंटा डेली क्लास लेता वाह। हूँ और उसके बाद ऑफिशियल काम बहुत रहते हैं। मैं तीन आईटीआई है मेरी, और 2017 से लेकर आज तक लगातार पूरे देश में मेरा आईटीआई टॉप रैंकिंग कर रहे हैं। ऑल इंडिया टॉपर 40 लाख बच्चे मेरे आईटीआई से निकल रहे हैं हर साल। एक वाह। स्टेनोग्राफर ट्रेड है जिसमें भूले भटके लोग पास होते हैं। 6,000 7,000 लड़के बैठते, कोई 1-2 साल में 2-4 लड़के पास होते। मेरे यहाँ 98% रिजल्ट रहता है और हर लड़का 98% से अधिक मार्क्स लेके पास हो रहा है। 90 से 98% मार्क्स लेके पास हो रहा है। कई लड़के मेरा 100% मार्क्स लेके पास हुए। और आज जितने लोग आईटीआई के बेस पर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, उसमें 80% मेरे आईटीआई के लड़के सिलेक्ट होते, 20% में सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटीआई रहते। मैं लड़कों के पीछे पागलों की जैसे मेहनत करते रहता हूँ। एक जुनून है मुझे, मैं जुनून में काम करता हूँ। मैंने अभी ये आपका कोर्स सीखते सीखते मैं लेट इसलिए चौथी बैच में निकला। मैं निकलना चाहता था पहले बैच में। मेरी तकलीफें कहाँ पर है आपको बतला रहा हूँ। मैंने 8088 से काम किया। मेरे जी। पास आज भी 8088 है, पहला जो लिया था 93 में वही चलते था। फिर वाह। 286 है, 386 है, 486 है, फिर पेंटियम 1 2 3 4। अब उसके बाद तो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। मैंने विंडोज में 98 तक काम किया। उसके बाद में मेरा बेटा सब काम कर रहा था, मैंने छोड़ दिया। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग के 7 ब्रांच का एक्सपर्ट है और यहाँ के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका कोई ना कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, एचओडी ऐसा नहीं है जो उनको सिखाया नहीं होगा उन्होंने। और वाह। साफ बोलते था, मेरे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी लाइन में एक वर्ड भी अगर गलत मैंने पढ़ाया और सिद्ध कर दो, आपने जो मुझे फीस दिया डबल वापस कर दो। इस चैलेंज के साथ पढ़ाते थे। लेकिन उसके साथ में 2012 में एक हादसा हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट आया। 40 मिनट उसका हार्ट बंद रहा। पहले तो डॉक्टर ने बोल देते इसको वापस ले जाए, ही इज नो मोर। लेकिन हमने जिद, बेटी भी साथ में गई थी, उसने जिद किया कि नहीं, बोले डॉक्टर सुमन शेखर पाड़ी को बुलाओ, जो नारायण हृदयालय का टेक ओवर किया हुआ हॉस्पिटल है एमएमआई मेडिकल, वहां पर। तो उन्होंने पहले मिसेज का एंजियोग्राफी किया था, तो उनके परिचित था, तो उनको बुलाओ बोले। फिर जैसा भी वो किए, 40 मिनट हार्ट बंद रहने के बाद भी 10 दिन कोमा में रहा। फिर आज वो है हमारे साथ। लेकिन इतने देर तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्रेन को, उसके शरीर के सारे पार्ट्स डैमेज खत्म हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे सब रिकवर हुए, उसकी ईश्वरीय शक्ति थी और वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। लेकिन उसकी जो प्रेजेंट मेमोरी है वो खत्म हो गई। अभी उसको बोलेंगे जा बेटा पानी ला किचन से, वो 1 गिलास पानी लेके आ, वो किचन में पहुंचेगा सामने में 4 कदम दूर पर। उसके बाद बोला मैं काहे के लिए आया था। उसकी हालत ऐसी है। और मेरा कोई अगला जनरेशन नहीं है। मेरा बेटा भी अकेला है, मेरी बेटी भी अकेली है। बेटी बाल ब्रह्मचारी है, उसने कभी मैरिज की नहीं। इसलिए आगे के जनरेशन की मेरे नाती पुती खाएंगे वो बात ही नहीं मेरे साथ। जब तक मैं हूँ तब तक ये लोग जिएंगे, ये लोग भी जिएंगे। उसके बाद सारी संपत्ति शासन को चली जाए।
और मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे देश सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। देश मेरे लिए सर्वप्रथम है और देश से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देश के लिए ही मैं करता रहूंगा और देश के लिए जीता मरता रहूंगा। अभी मुझे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये सब चीजों को बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। मेरे लिए एक चीज मैं, और ये जितने डिजिटल आजादी स्कूल के मेंबर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपने 24/7/365 डेज का आपने पूरा उनको दे दिया है एक्सेस। आप 24 घंटे उनके लाइव क्लास ले रहे हैं। अब ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना पढ़ता है। जी। इससे बेटर और कोई दे नहीं सकता। और आपके जो कोर्स कंटेंट दिया हुआ उसमें इतना सारा डिटेल है, इतना किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी को मदद लेने की जरूरत नहीं, उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर ये बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, सपोर्ट को पूछेंगे, इधर पूछेंगे उधर पूछेंगे, कोई फायदा नहीं। खुद मेहनत करना चाहिए। मेहनत करेंगे दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो रास्ते निकलेंगे। मैंने लिंक ट्री बनाने के लिए 2 महीना बर्बाद किया। मेरा बार बार गड़बड़ हो जाते, समझ भी नहीं आता था कि मुझे लिंक किस पे ढूंढते, कहाँ होती है लिंक, यही नहीं मालूम। लेकिन फिर मैं कहीं की रात जागता रहा और किया, हो गया, मिल गया, फिर मुझे बहुत खुशी लगी। मैं मार्च महीने में सिर्फ 24 घंटे में एक बार खाना खाया, रात को सोया ही नहीं, मैं काम ही करते रहा। मुश्किल से 1-2 घंटा सोते था, बाकी मैं काम करता। बोला इस बार डिजिटल रचेता बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो मैं सोचा नहीं था, मैं कोर्स कंटेंट बना रहा था, लेकिन उस कोर्स कंटेंट में मेरे 200 घंटे का वीडियो कंटेंट मेरे से 2 बार डिलीट, कहीं ना कहीं मेरे से गलत हो जाती थी, क्योंकि मुझे कोई मदद करने वाला मिलता नहीं। और ये पूरा कोर्स आपको बतला रहा हूँ, मैंने चोरी छिपे की, मेरे परिवार को, घर वालों को नहीं बतला। कि बताता तो बहुत नाराज होते जब मैंने यूट्यूब में डाला और उन्होंने कहीं से उनको पता चला कि मैं यूट्यूब चैनल में ये सब कंटेंट डाल रहा हूँ, तो बहुत नाराज हुए मेरे ऊपर। मेरी बेटी बहुत खौफाई, बोले सब ये सब ज्ञान फुकट में बांट रहे लोगों को। बोला क्या करना है, देना है। तो बहुत नाराज, बहुत झगड़ते रहते थे। मैं अकेला चुपचाप अलग बिल्डिंग में रहता था। मेरे 3 आईटीआई 3 अलग अलग जगह पे उसके 2-2 करोड़ की एक ही बिल्डिंग बनवाए। जमीन अगर लेके आज करोड़ रुपए की संपत्ति, कोई बात नहीं है, रहने के लिए अलग घर है, लेकिन मैं ऑफिस के एक कमरे में रह लेता हूँ। अभी भी मैं ऑफिस में, मेरी कंप्यूटर लैब है, उस लैब से मैं आपको ज्वाइन हुआ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क अच्छा मिलता है। यहाँ मेरे को 3200 GB का डाटा है मेरा जी। पर मंथ, तो इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपका मार्गदर्शन ऐसा मिलता रहेगा। और कई बार मेरी मन में इच्छा होती है आपसे जाके पर्सनली मिलूं, और पर्सनल आपसे मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आप जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को बुलाते हैं, उसे मैं आ नहीं सकता, क्योंकि चूंकि मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे तीनों आईटीआई में, ये नेशनल फंक्शन है, उसमें बहुत फंक्शन होते रहते हैं, तो जी। मुझे अटेंड करना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपके उस प्रोग्राम में नहीं उपस्थित हो पाता हूँ। आने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पैसे कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने इस कोर्स को पूरा सिस्टम डेवलप करने के लिए करीब 10 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। सबके साथ लाइसेंस सॉफ्टवेयर लिया मैंने। मेरा ई कॉमर्स पोर्टल मैंने 2019 में बना लिया था, लेकिन जस्ट उसके बाद में लॉकडाउन हुआ, वहां से तहस नहस हुआ। मैंने जापान से बात कर लिया था, मैं रोबोट बनाने के लिए, सीखने के लिए मैं जापान जाने वाला था, बात हो गई थी, सब हो गई। कोरोना आया, सब कुछ चौपट हो गया। मेरे दिल में एक इच्छा थी, मैंने देखा कि जितने पैसे वाले संपन्न घर के लोग हैं, जितने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उन्हीं के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये मैंने महसूस किया। जो भीख मांग के लाता है वो वृद्धाश्रम में कभी नहीं डालते हैं, वो कैसे भीख मांग के लाकर भी माँ बाप को खिलाते हैं। लेकिन जितने संपन्न परिवार के लोग हैं, ये माँ बाप को नहीं खिलाते। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इनके लिए मैं ऐसा रोबोट बनाऊं जो 1 लाख रुपए के अंदर हो, और मैं बना लेता, ताकि उनकी सारी जरूरतें पूरी कर सके वो रोबोट। उनको खाना खिलाना, चाय देना, पानी देना, उनके साथ बातें करे, उनका दिल बहलाए, ये सारे चीजों के लिए मैं काम करना चाहता था। लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं 70 साल का हो गया। तब मुझे लगा अरे मैंने 70 साल जी लिया, अब जी के क्या करूंगा। बहुत जी लिया, ये भगवान अब मुझे उठा ले। मेरे मन में ये भाव आ गए। वहां से लॉकडाउन के बाद फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जो आईटीआई में मेरा इतना ज्यादा चलते था, उसके बाजू में आईटीआई, वहाँ एडमिशन लेते थे। मेरे यहाँ पर साल भर पहले एडवांस बुकिंग रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद में पूरा तहस नहस हो गया। अभी सीटें खाली जाती हैं। तो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग वाले से कांटेक्ट किया कि चलो सोशल मीडिया में भी कुछ उनसे दिया जाएगा। मैं अखबार में देता था, लेकिन सोशल मीडिया में किया, लेकिन उसने मेरे को चीट किया, कुछ भी हासिल नहीं मिला। तब एक बार मैं आपका प्रोग्राम देखते देखते
ऐसे फेसबुक में आपका देख लिया था, तो मैंने सीधा उसे क्लिक कर दिया और आपका वेबिनार ज्वाइन किया। उसके बाद में परचेस कर लिया आपका प्रोग्राम और फिर किया। आज मैं पूरा कंप्लीट कर लिया, समझ गया। आपने 22 कोर्स आपने सिखाया हमको, तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी अगर इसमें बहुत सारी चीजों को मैं समझा सकता हूँ, बतला सकता हूँ। मेरे पास लंबा तजुर्बा है, 55 साल हो गए मुझे टेक्निकल एजुकेशन देते हुए, और आज मेरी उम्र 72 साल कंप्लीट हो गया, 73 ईयर रनिंग है। और अब भी मैं 12 से 16 घंटे काम तो आराम से कर ही लेता हूँ। और मुझे अगर इसमें सहयोग मिला तो मैं कई 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 रात भी जाग के काम कर सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रेस से। ये आप जो कहते हैं ना मन का खेला है, वाकई हकीकत है। आज स्ट्रेंजर सीक्रेट जिसको सुनने के लिए बोलते हैं, जरूर सुनना चाहिए सबको। ये मैंने 74 में मैंने टीयरलेस कंपनी को ज्वाइन किया था, जी। उसे मैंने टॉप पोजीशन हासिल किया। और मैं आज भी डेली जब मैं प्रे कराता हूँ, तो प्रे में ये सारा मेरा कम से कम 10-15 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच डेली रहता ही है, लड़कों को मोटिवेट करने का। और ये सारी चीजें जो थे मैं सिखाते रहता हूँ और ये सब कराते रहता हूँ। इसलिए स्ट्रेंजर सीक्रेट को तो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, लड़कों से फॉलो करवाता हूँ, स्टूडेंट से, ताकि उनमें कुछ चेंजेस हो। आपने इतना दे दिया है कि उसमें से एक सब्जेक्ट भी, आपने 22 सब्जेक्ट या 22 में से एक भी अगर पकड़े, मैं 3-3 दिन भूखा प्यासा काम करते रहा। और मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान था, मैंने कभी अपने जीवन में किसी चीज को उधारी में नहीं खरीदा। मैं भूखा रह लिया 8 दिन, मैं पानी पी के, नल का पानी पी के, बोर का, ट्यूबवेल का पानी पी पी के जी लिया, लेकिन मैंने, मेरा पैसा खत्म हो गया तो मैं दुकानदार से उधार मांगने नहीं गया। और उधार में कभी खरीदता ही नहीं था, जितना जेब में पैसा उतना ही चलने वाला सिस्टम है। बहुत प्रिंसिपल से मैं जिया। जबकि किसी जमाने में मेरे घर में खुद 50 नौकर रहते थे, और मेरे ग्रैंडफादर सर्विस के मेरे बहुत खिलाफ थे। बोले बेटा हमारे घर में 50 नौकर है, तुम क्यों सर्विस कर रहे हो? तुम्हारे साथ में एक मुनीम रहेगा, कुर्सी ले लेके खेत में घूमेगा, छाता तान के तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों। और मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, तभी से मेरे पूरे नौकर चाकर का हिसाब किताब मेंटेन करना शुरू कर दिया था। और मेरे पिताजी थे वो पहलवान थे, उनको कुश्ती लड़ने का शौक था, इसलिए वो मोटी बुद्धि थे। उनको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं, और भाइयों पर बड़ा विश्वास करते थे। मेरे बड़े जो ताऊ थे, वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, वो 1 नंबर का बेईमान था। तो वो जब उनकी गलती वो पकड़ते थे, उनकी बेईमानी, तो बहुत मेरे से चिढ़ते थे और मेरी पढ़ाई भी रुकवा देते थे। जब मैंने 4th कंप्लीट किया, मेरी पढ़ाई रुकवा दी, नहीं नहीं नहीं, आप खेत में काम करेगा। फिर गांव के पूरे लोग आके बोलते नहीं, ये तो हमारे स्कूल की शान है, इसको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने घर में कभी होमवर्क नहीं किया, मुझे होमवर्क करने नहीं देते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना टॉर्चर किया गया बचपन में। मुझे शाम को स्कूल से आने के बाद 2 गट्टर घास लाना पड़ता था, भैंस भैंस के लिए। मेरे यहाँ 50 भैंस हमेशा रहती थी, दूध का धंधा था। मैंने चाराने किलो में खोआ बेचा। और आज पायली बोलते थे, आप महाराष्ट्र से, तो आप जानते होंगे पायली। जी। तो उस जमाने में पायली थी। बाद में जब चाइना मारा, उस समय में ये मैट्रिक पद्धति चालू हुई जी। और किलो आया। किलो है। तो 1 रुपया किलो में, 1 रुपया मतलब आज के जमाने से समझने वालों के लिए किलो कहना चाहिए, घी बेचा हूं। आज 1000 रुपए। तो वो सब चीजें मैं देखा हूँ अपने जमाने में, सब चीज किया। बहुत लंबा तजुर्बा है, राजनीति में भी मैं जुड़ा हूँ। मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं रतन टाटा को भी बहुत पसंद करता हूँ। ये लोग दोनों का आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन देखिए देश के लिए वो लोग काम करते हैं। मैं उन्हीं को फॉलो करके चलता हूँ। देश के लिए काम करना, देश सर्वोपरि है, उससे बड़ी कुछ नहीं है। और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपने कुछ बोलने के लिए मुझे रखा नहीं है बेटे नहीं आगाशे सर, साहब, आप मेरे की गुरु हैं। कहानी इतनी इंस्पायरिंग है। आपने इतना सब कुछ देखा है, किया है, और आज भी कर रहे हैं। आपको दिल से सल्यूट करता हूं। जो आपने मेहनत की है, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं, और जिस तरह के आप इंसान हैं, आपको, आपके माँ बाप को, आपके सारे रिश्तेदारों को, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, उन सभी को थैंक यू कहता हूं। ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, 73 years old, he's worked more than 55 years of his life or maybe more, और आज भी इतने डिसिप्लिन के साथ वो काम करते हैं। तो हमारा क्या कारण हो सकता है कि हम ये ना करें? इसके ऊपर सोचना जरूरी है। आगाशे साहब, आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। आज नहीं मुझे सर, ऐसे लगता है कि आप ऐसा मत बोलिए। आप मेरे गुरु हैं, गुरु ही रहेंगे हमेशा।
और गुरु को मैं हमेशा आपको चरण स्पर्श थोड़ा सा करके कुछ मैं बात नॉलेज करता दे हूँ। पाया हूं, लेकिन सीरियसली देखिए, कुछ नॉलेज देना एक चीज है, इतने सालों तक कंसिस्टेंटली काम करना, निस्वार्थ अपने देश के लिए, अपने मकसद के लिए, ये अलग तरह की मिट्टी से बना होना चाहिए इंसान, वरना ये नहीं हो सकता। मैं आपको मेरा इंस्पिरेशन मानता हूं आगाशे साहब, और ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि आपने हमें आपकी सेवा करने का कुछ मौका दिया है। आगे भी अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरह की हमारी हेल्प चाहें तो प्लीज आदेश कीजिएगा। मैं, मेरी पूरी संस्था, ये पूरा परिवार आपके सपोर्ट के लिए हमेशा 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 रेडी रहेगा। और आप जब भी पुणे आना चाहें, मैं कहीं भी रहूं, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं और एक चीज कहना चाहूंगा सर, ये जी सर। क्रिएटर के लिए, कि ये लोग अधीर हो जाते हैं, हिम्मत करके जुड़े रहे, करते रहे, रास्ता मिलता है। और भगवान पर भरोसा करें, ईश्वर पर अगर भरोसा है तो वो ऐसे आपकी परिस्थितियां निर्मित कर देता है कि आपका दिमाग खुल जाएगा और बराबर आपको कामयाबी मिलती है, ये मैंने देखा है। परफेक्ट, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। आपने इतना कीमती समय हमें दिया है, आपने रचेता बनकर हमें आज अवार्ड दिया है। नहीं मतलब सर, नहीं हम आपको सर। कुछ सिखा पाए या कुछ नॉलेज आपके सामने रख पाए, ये हमारा सौभाग्य है सर। आई सीरियसली मीन इट। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, एंड इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए सर। और हमसे अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो, जस्ट रीच आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आगाशे साहब। वी आर प्राउड ऑफ यू। अ बिग सल्यूट टू यू। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच सर, मच। थैंक यू वेरी मच।